समकालीन हिंदी रचनाकारों की अग्र पंक्ति में खड़ी हुई लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। पगडंडियाँ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नोरा ने स्टाफ रूम में आकर मेज पर अपना पर्स रख दिया। तत्पश्चात कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कान में लिपटे ऊनी स्कार्फ को कसकर कानों के इर्द गिर्द लपेट लिया। स्टाफ रूम की खिड़की के समीप रखी इस कुर्सी पर बैठना उसे अत्यंत पसंद है। आज कुर्सी खाली थी, अन्यथा कई बार कोई और भी इस कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे किसी अन्य स्थान पर बैठना पड़ जाता है। यहाँ बैठकर खिड़की के बाहर देखना उसका पसंदीदा शगल है। आजकल इस खिड़की के दरवाजे बंद रहते हैं। इसका कारण जनवरी माह की कठोर ठंडक है। उसे लगता है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा गोरखपुर में ठंडक कुछ ज़्यादा ही होती है। वो गोरखपुर में रहती है इसलिए ऐसा सोचती है। अन्यथा वो इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि सर्दी की ऋतु में समस्त उत्तर भारत में ही कठोर ठंड पड़ती है, ना कि मात्र गोरखपुर में। खिड़कियों के दरवाजे शीशे के होने के कारण वो बंद खिड़की से भी बाहर देख सकती है। आज भी वो निश्चिंत होकर बाहर की तरफ देखने लगी थी। इस समय सुबह के 9 बजने वाले थे, किंतु ये पूरा इलाका कोहरे की सफ़ेद झीनी चादर से ढका था। ये मुख्य शहर से दूर स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव के चारों तरफ धान के खेत व बाग बगीचे हैं। ये पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि ही है। नूर का पूरा नाम नूरा फिलिप है। वो इस छोटे से गांव के मिशनरी कॉलेज में अध्यापन कार्य करती है। यद्यपि वो मुख्य शहर गोरखपुर के कैंट एरिया में रहती है, जहाँ ईसाई बाहुल्य आबादी निवास करती है। उसके साथ की अनेक अध्यापिकाएं भी कैंट में ही रहती हैं। इस कॉलेज में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र कैंट से यहाँ पढ़ने आते हैं। कुछ छात्र शहर के अन्य हिस्सों से भी यहाँ पढ़ने आते हैं। छात्रों को विद्यालय लाने व घर छोड़ने के लिए कॉलेज की बसें चलती हैं। नूरा भी कॉलेज की बस से यहाँ आती है। मुख्य शहर से यहाँ आने के लिए कोई अन्य व्यवस्थित साधन नहीं है, अतः कॉलेज के छात्र व अधिकांशतः अध्यापिकाएं भी यहाँ आने के लिए कॉलेज बस पर ही निर्भर हैं। इसी बस से पिंटो भी यहाँ पढ़ने आता है। वो भी कैंट में ही रहता है। उसका पूरा नाम पिंटो पास्कल है। वो 11वीं कक्षा का छात्र है। गेहूं रंग का लंबा हृष्ट पुष्ट पिंटो प्रतिदिन बस में चढ़ते ही सर्वप्रथम नूरा को गुड मॉर्निंग कहना नहीं भूलता। नूरा के पश्चात अन्य अध्यापिकाओं का अभिवादन करता। नूरा को प्रतीत होता कि वो अन्य अध्यापिकाओं की अपेक्षा उससे बातें करने में अधिक रुचि लेता है। नूरा इसे गुरु शिष्य की आदर्श परंपरा के आगे की कड़ी मानती है, किंतु इधर कई दिनों से नूरा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिंटो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। बस में बैठकर लगातार उसकी तरफ देखना, बातें करने के अवसर ढूंढना, कोई भी आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे नूरा ये सोचने पर विवश है। आज इस सर्द सुबह का कॉलेज के स्टाफ रूम की खिड़की के बाहर देखते हुए नूरा पुनः वही सोच रही है जिसे कई दिनों से उसका मन मस्तिष्क मंथन कर रहा था। उसे लगता है कि पिंटो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो क्यों पिंटो को देखते ही उसके हृदय की धड़कन भी असामान्य हो जाती है। क्या वो भी नूरा को अच्छा लगने लगा है? जब भी वो नूरा के सामने वाली सीट पर बैठता है, नूरा को अपलक देखता है। बीच बीच में अपनी दृष्टि उठाकर नूरा भी उसे देख लेती है। न जाने क्यों, न जाने किस सम्मोहनवश नूरा से दृष्टि मिलते ही उसके चेहरे पर लालिमा दौड़ जाती है। नूरा उसके मनोभावों को समझती है। ठीक ऐसी ही मनःस्थिति आजकल नूरा की भी होती है। उसे देखते ही नूरा को ये क्या हो जाता है? क्यों उसे भी पिंटो में आकर्षण दिखता है? पिंटो नूरा से संभवतः 10-12 वर्ष छोटा है। नूरा 30-32 वर्ष की महिला है। उफ, ये कैसा आकर्षण नूरा के हृदय में उत्पन्न हो रहा है? क्या ये गलत है? नूरा का मस्तिष्क कहता है ये गलत है, किंतु हृदय तो पिंटो के आकर्षण में बंधता जा रहा है। टन 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 घंटी की ध्वनियों से नूरा के मस्तिष्क में उठ रहे विचारों का प्रवाह टूट जाता है। वो उठकर क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है। क्लास से वापस आकर नूरा पुनः उसी स्थान पर बैठ जाती है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके विचार पुनः पिंटो की स्मृतियों में उलझने लगते हैं। नूरा इस आकर्षण से दूर जाना चाहती है,
इसीलिए वो आजकल चर्च में अधिक समय व्यतीत करने लगी है। कभी कभी नन के वस्त्र भी धारण कर लेती है। उसे अपने इर्द गिर्द एक अजीब से सन्नाटे की अनुभूति होती है। हृदय अकेलेपन का अनुभव करता है। वो इस पीड़ा से उबरना चाहती है। वो जानती है कि ये पीड़ा प्रभु ने उसके भाग्य में तब लिख दिया था जब वो जीवन के पथ पर जॉर्ज के साथ आगे बढ़ रही थी। टन टन टन, पुनः वही स्वर घंटियों के। नूरा की तंद्रा भंग हुई। वो जॉर्ज की स्मृतियों को दूर करने का सफल प्रयत्न करती है। इस समय नूरा की कक्षाएं हैं। वो पुनः उठकर अपनी कक्षाओं की तरफ चल पड़ती है। कक्षा में बैठकर भी वो विचलित सी रहती है। आज पुनः जॉर्ज उसकी स्मृतियों में आने लगा है, बहुधा की भांति। नूरा फिलिप अपने बचपन की स्मृतियों को कभी विस्मृत नहीं कर पाई। वो उन्हें विस्मृत करना भी नहीं चाहती। उन्हीं बचपन की स्मृतियों में उसकी यादें समाई हुई हैं। वो और जॉर्ज गोरखपुर के मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे। तब वो 7वीं कक्षा की छात्रा थी। वो भी उसी के कॉलेज के कक्षा 9 का छात्र था। उसका पूरा नाम था जॉर्ज रैमसन। वो गौर वर्ण का लंबा व आकर्षक किशोर था। वो और जॉर्ज कब एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए उसे पता ही नहीं चला। वो बचपन का आकर्षण था, अबोध, मासूम, सरल। मित्रों के समूह में खेलते खेलते वे कब एक दूसरे के समीप आ गए। खेल में एक दूसरे का पक्ष लेने लगे। साथ पढ़ना, होमवर्क करना, एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहना। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि ये सब क्या है, इस आकर्षण का क्या नाम है। किशोरावस्था में ये उनके समझ से परे की बात थी। युवावस्था के आगमन के साथ उन्हें परिवर्तित होती ऋतुएं, बादल, बारिश, हवाएं, चहचहाते पक्षी, वसंत, पुष्प, नवपल्लव, सब कुछ, पूरी प्रकृति भाने लगी थी। इस उम्र में एक अजब सी अनुभूति का वे अनुभव कर रहे थे। जॉर्ज के साथ वो सब कुछ उसे और अच्छा लगता था। उस वर्ष वो 12वीं कक्षा में थी। मार्च का महीना था। हवाओं में खनक सी व्याप्त हो रही थी। फागुनी बयार संपूर्ण सृष्टि में उन्माद का संचार कर रही थी। दिशाओं में अबीर गुलाल सा बिखरा पड़ा था। मार्च की एक सतरंगी शाम को उसने व जॉर्ज ने एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। वो परियों की भांति पंख लगाकर अंतरिक्ष में उड़ने लगी थी, क्षितिज से भी आगे। जॉर्ज भी उसका साथ पाकर अत्यंत प्रसन्न था। दोनों मिलकर भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगे थे। उस स्वप्न में जॉर्ज के साथ हर स्थान पर उपस्थित थी। उनके प्रेम के ये अनछुए स्वप्न सुगंध बनकर चारों तरफ फैलने लगे। कॉलेज में उनका प्रेम चर्चा का विषय बन गया। उसे और जॉर्ज को ये बात बुरी भी नहीं लगती थी। उसने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। जॉर्ज भी शिक्षा पूरी करने के उपरांत मिशनरी कॉलेज के कार्यालय में काम करने लगा था। उसे भली भांति स्मरण है वो दिन जब जॉर्ज उसे साइकिल पर बैठाकर अपने माँ पिता से मिलवाने उसे अपने घर लेकर गया था। उस दिन वो बहुत डरी हुई थी। उसके मन में अनेक प्रश्न थे, अनेक शंकाएं थीं। सबसे बड़ी शंका तो ये थी कि जॉर्ज उससे अधिक आकर्षक था। वो सांवली सी साधारण दिखने वाली लड़की थी। जॉर्ज के माता पिता इस साधारण सी दिखने वाली लड़की को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करेंगे? जॉर्ज के मम्मी पापा ने उसे न केवल पसंद ही किया बल्कि पुत्र वधू के रूप में स्वीकार भी किया। वे नूरा को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। नूरा जानती थी कि वो सांवले वर्ण, सामान्य कद की एक दुबली पतली युवती है जिसका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक नहीं है। फिर भी जॉर्ज उससे प्रेम करता था। ये नूरा का सौभाग्य। जॉर्ज आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। उसे तो कोई भी लड़की पाकर अपने भाग्य पर गर्व करती। वो ये भी जानती थी कि आजकल के युवा विवाह के लिए लड़कियों के शारीरिक सौंदर्य को महत्व देते हैं। शारीरिक सौंदर्य के समक्ष उनके गुणों की अनदेखी करते हैं। जॉर्ज ने नूरा के गुणों को महत्व देते हुए उससे प्रेम किया। वह सहचरी के रूप में उसे स्थापित करने को भी तत्पर था। यह जॉर्ज के परिपक्व समझ का परिचायक था। जॉर्ज अत्यंत साधारण घर का लड़का था। उसके पिता एक छोटे से चर्च में पादरी थे। उनका घर, उनका जीवन स्तर सब कुछ साधारण था, सरल था। नूरा को जॉर्ज का घर, उसके मम्मी पापा, जॉर्ज से जुड़ी हर चीज़ पसंद थी। जॉर्ज के घर से लौटने के पश्चात नूरा की प्रसन्नता कुछ और बढ़ गई थी। घर आकर वो इस अवसर की तलाश में रहने लगी कि किस प्रकार वो अपने मम्मी पापा को स्वयं के व जॉर्ज के रिश्ते से अवगत कराए, क्योंकि जॉर्ज के पापा ने उससे कहा था
कि वो अपने घर में बात कर ले तो दोनों पक्ष के लोग आपस में मिल बैठकर रिश्ता तय कर लेंगे। एक दिन अपने माँ पिता को प्रसन्न चित्त देख उसने जॉर्ज से अपने विवाह की इच्छा बता दी। उसकी बात ठीक से पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसके पापा मिस्टर सौमित्र फिलिप भड़क गए। कारण जातिगत भेदभाव का संकुचित दृष्टिकोण था। दोनों पक्ष ईसाई धर्मावलंबी होते हुए भी उनमें उच्च और निम्न का भेद, ये सब नूरा फिलिप की समझ से परे था। मिस्टर फिलिप के अनुसार जॉर्ज निम्न जाति वर्ग का क्रिश्चियन है, अतः नूरा का विवाह जॉर्ज के साथ नहीं हो सकता। जॉर्ज को जब यह बात ज्ञात हुई तो सन्नाटे में आ गया। उसके चेहरे पर फैली उदासी से नूरा अनभिज्ञ न रह सकी। उसने इस विषय में अंतिम निर्णय नूरा की इच्छा पर छोड़ते हुए कह दिया कि वो सदा नूरा के निर्णय में उसके साथ रहेगा। यद्यपि वे चाहती तो अन्य युवतियों की भांति विद्रोह करके माता पिता की इच्छा के विपरीत विवाह का कोई अन्य मार्ग चुन सकती थी, किंतु साहस की कमी नूरा में थी। नूरा ने ऐसा नहीं चाहा। नूरा की इच्छा का सम्मान करते हुए जॉर्ज भी पीछे हट गया। नूरा जॉर्ज की प्रेरणा व साहस न बन सकी। दोनों की इच्छाएं, सपने पूर्ण होने से पूर्व ही उनके हृदय के साथ ही टूट गए। नूरा ने शिक्षा आगे अनवरत रखते हुए शिक्षिका का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया। समय अपनी ही गति से चलता रहा। ऋतुएं भी आती जाती रहीं। एक ऋतु जॉर्ज की स्मृतियां लेकर जाती तो दूसरी जॉर्ज की स्मृतियां लेकर आती। प्रत्येक ऋतु जॉर्ज की स्मृतियों से ही तो जुड़ी थी। बारिश, बादल, बसंत, पतझड़, पलाश, प्रकृति का प्रत्येक रूप जॉर्ज के प्रेम की अनुभूतियों से सराबोर होता। नूरा जॉर्ज की स्मृतियों में डूबती उतराती, रोती सिसकती, पुनः हृदय पर पाषाण सा बोझ लेकर जीने लगती। उसके पापा ने अनेक जगहों पर उसके ब्याह की बात चलाई, किंतु बात पक्की ना हो सकी। नूरा ये बात समझती थी कि बात के सकारात्मक निर्णय पर पहुंचने का एक कारण उसका साधारण रंग रूप होना भी है। समय व्यतीत होता जा रहा था। नूरा ने शहर से दूर इस मिशनरी कॉलेज में शिक्षिका की नौकरी कर ली। नूरा उम्र की सीढ़ियां चढ़ती आगे बढ़ने लगी थी। यद्यपि उसके पिता उसके विवाह के लिए अब भी प्रयत्नशील थे, किंतु नूरा की इच्छाएं समाप्त हो चुकी थीं। शहर से इतनी दूर आकर यहाँ काम करने का एक कारण यह भी था कि नूरा को वहाँ जॉर्ज बेहद याद आता था। वहाँ वो जॉर्ज को एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं कर पाती थी। इन्हीं कारणों से वो इस ग्रामीण क्षेत्र के मिशनरी कॉलेज में अध्यापन करने लगी। ये करने में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। विशेषकर छोटे बच्चों के साथ उसे अवर्णनीय सुखद अनुभूति होती। बच्चे होते ही हैं बहते झरने के जल जैसे निर्मल, स्वच्छ, छल द्वंद्व ऊंच नीच के भेदभाव से रहित। अनाथाश्रम के निर्धन बेसहारा बच्चों के साथ उसके दिन व्यतीत होने लगे। नूरा को यहाँ कार्य करते हुए 4 वर्ष हो गए थे। तब उस वर्ष यहाँ के चर्च में राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम सप्ताह भर का था। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से अतिथि आए थे। इनमें पादरी, धार्मिक वक्ता, संगीतज्ञ इत्यादि लोगों के कार्यक्रम थे। नूरा इन कार्यक्रमों में अपना पर्याप्त समय और सहभागिता दे रही थी। अचानक उसे कार्यक्रम में तीसरे दिन जॉर्ज दिखाई दिया। वो जॉर्ज को अंतराल के पश्चात देख रही थी। जॉर्ज के साथ उसकी पत्नी भी थी। जॉर्ज को देखते ही नूरा की आंखों से अश्रु बहने लगे। शरीर निर्जीव सा हो गया। नूरा दिन भर रोती रही। जॉर्ज अपनी पत्नी संग कार्यक्रम में पूरे समय उपस्थित रहा। कितना आकर्षक लग रहा था वो। उसने नूरा से कुछ भी न पूछा, ना ही नूरा ने उससे कोई बात की। नूरा सोचती रही कि काश समय का पहिया पीछे की तरफ चलता, बीता समय वापस आ जाता। वो जॉर्ज को किसी और के पास न जाने देती। वो समाज के सभी बंधनों को तोड़कर जॉर्ज के साथ चल देती। आज उसमें इतना साहस है, किंतु जब साहस की आवश्यकता थी तब वो क्यों कमज़ोर पड़ गई थी? ये अनुत्तरित प्रश्न उसका सर्वस्व लेकर चला गया। समय का पहिया पीछे की ओर कब चला है भला? चर्च के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए। जॉर्ज अपनी पत्नी संग प्रतिदिन उपस्थित होता रहा। कार्यक्रम समाप्त हुए, जॉर्ज भी चला गया। नूरा वहीं खड़ी रह गई जहां जॉर्ज उसे छोड़कर गया था। नूरा अब 30-35 वर्ष की महिला है। वो जानती है कि प्रेम की यह अधूरी परिणति ही उसे पिंटो या किसी अन्य के सांसारिक आकर्षणों में सम्मोहित करती है। मन की और कदाचित शरीर की भी आदिम भूख उसे सदैव पथ भ्रमित करते रहेंगे।
वो उम्र की सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ती जा रही है, किंतु जॉर्ज को इस जन्म में विस्मृत कर पाना असंभव है। घड़ी ने समय को आगे बढ़ाते हुए घंटा बजाया है। इस समय नूरा की कक्षाएं हैं। वो स्टाफ रूम की खिड़की के पास से उठकर कक्षाओं की तरफ चल पड़ती है। क्लास में पहुंचकर नूरा का हृदय विचलित सा रहता है। वो जानती है कि उसके जीवन में जॉर्ज का स्थान कोई नहीं ले सकता। अब तो यौवन का आकर्षण भी चुक रहा है। सौंदर्य व युवा शरीर की इच्छा रखने वाले समाज में ऐसा कौन होगा जो उसका हाथ थाम सकेगा। वो जानती है कि पिंटो के प्रति उसका आकर्षण संसार की दृष्टि में अनैतिक और शरीर की आदिम भूख मिटाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। किंतु नूरा इतनी निकृष्ट और स्वार्थी नहीं होगी। वो पिंटो को समझाकर उसे स्वयं से दूर कर देगी। उससे कहेगी कि वो भी अपनी दुनिया बसा ले जॉर्ज की भांति। वो जीवित रह लेगी। अपना जीवन चर्च के अनाथाश्रम में पलने वाले अनाथ बच्चों की सेवा में समर्पित कर देगी। प्रभु के बताए परोपकार के मार्ग पर चलेगी। वो जॉर्ज और पिंटो को विस्मृत कर देना चाहती है। वो नन बनना चाहती है। वो मात्र नन के वस्त्र ही धारण नहीं करेगी, बल्कि हृदय से भी नन बनेगी। त्याग व सेवा की प्रतिमूर्ति नन। समस्त जगत उसका अपना होगा। इस समय कक्षा में बैठकर उसका विचलित हृदय असीम शांति का अनुभव कर रहा है। उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं। हृदय में प्रभु प्रेम का प्रकाश फैलता जा रहा है। समस्त सृष्टि उसमें आलोकित हो रही है। नूरा प्रकाश में डूबती जा रही है, समाती जा रही है। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी पगडंडियाँ। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।